हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सक्सेस नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 में लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग देखेंगे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। 1 मिनट में हम पहले पिछला रिवीजन कर लेते हैं कि पीछे हमने क्या पढ़ा था, फिर इसके बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पीछे का मैं बता दूं, जहाँ जहाँ पे मैंने आपको क्या क्या समझाया वो सब कुछ आज की इस वीडियो में बता दूंगा। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था धारा घनत्व, तो गतिशीलता, और इसके बाद श्रांतिकाल और माध्य मुक्त पथ। मैंने तो बताया था आपको, बहुत ही आसान वे में आपको समझा दिया था, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आज की इस वीडियो में मैं जो ओम के नियम का सत्यापन करने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख कर रख लो, 5 अंक आपके यहाँ से फिक्स हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। ये क्वेश्चन 2021 में 100% आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2021 के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये आपका एक टफ डेरिवेशन है, यानी कि अच्छा डेरिवेशन है, बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा टफ है, इसको आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जा करके आपको अपनी तरफ से करने के लिए आएगा। 3 से 4 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको हमेशा हमेशा के लिए आने लगेगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप फ्री हैं तो इस वीडियो को देखें, वरना इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए, अपना काम निपटा लीजिए, फिर इस वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा जब आप एकदम फ्री हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था अनुगमन वेग क्या होता है पिछली वीडियो में। तो अनुगमन वेग में मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था। आज उसी अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओम के नियम का सत्यापन करने से पहले हम मान लेते हैं कि मैंने बताया था अनुगमन वेग जो था, उस पर मैंने आपको बताया था कि हमने एक छोटा सा एक लंबा चालक तार ले लिया। क्या ले लिया? एक चालक तार ले लिया, वायर ले लिया, जिससे आप लाइट ले जाते हैं। ठीक है, उसे हमने यहाँ पे ले लिया, मैंने उसी को ऐसे बना दिया। ठीक, इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो तार लिया गया है, इसकी जो मोटाई होगी, गोलाई होगी, उसको हम बोलते हैं इस तार का क्षेत्रफल। तो सपोज करो मैंने इसको इतना मोटा बना दिया। कितना मोटा बना दिया? इतना मोटा मैंने बना दिया। तो ये क्या होगा? इसका लंबाई होगी। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये भी इसकी लंबाई होगी, मतलब ये जो होगा ये इसकी गोलाई है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षेत्रफल बोलते हैं। सपोज करो ये किसी ना किसी लंबाई का तार होगा। मान लेते हैं ये एल लंबाई का तार है। कितनी लंबाई का तार है? ये एल लंबाई का तार है। इस पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहां पर आपने पढ़ा होगा E बराबर V अपान एल, जहां पर आप एल लंबाई का तार लेंगे, वहां पर जैसे ही आप एल लंबाई का तार लेंगे, वहां पर कुछ ना कुछ, मान लीजिए सपोज करिए यहां से आपको विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, करंट ले जाना है, जिससे आप बल्ब जलाते हैं अपने घर पर। ठीक है, तो सपोज करिए इससे ले जाएंगे तो वो क्या होती है, जो करंट ज़्यादा तेज, कभी आपका बल्ब ज़्यादा तेज जलता है, कभी आपका बल्ब धीमे जलता है। उसका कारण होता है इलेक्ट्रॉनों का बहना। जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन बहेंगे उतनी स्पीड से आपका बल्ब जलेगा, और जितने स्पीड से इलेक्ट्रॉन स्लो बहेंगे उतनी ही स्पीड से स्लो आपका बल्ब जलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों का खेल होता है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, और जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन होंगे और जहाँ पे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सपोज कर, यहाँ विद्युत धारा आई बहा रहे हैं इस पर, तो ये इलेक्ट्रॉन के रूप में फ्लो हो रही है, बह रही है। तो यहाँ पर दोस्तों V जरूर लगेगा, विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जहाँ पर E होगा वहाँ पर V जरूर होगा। ठीक है, आई होप एल लंबाई का तार था, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ई मानी थी, क्योंकि ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरूर होगी। जहाँ एल लंबाई का तार होगा और विभवांतर होगा, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी। अब मैंने आपको बताया था अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध में मैंने आपको एक फार्मूला प्रूव करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था I बराबर NEABD। यदि आपने इसकी प्रूविंग नहीं देखी तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जा करके आप इसकी प्रूविंग देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी भी प्रूविंग है। तो दोस्तों ई बराबर क्या हो जाएगा? V अपान एल, और आई बराबर हो जाएगा NEABD। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपने चित्र बना दिया। अब यहाँ पे आपको थ्योरी लिखनी होती है, तो थ्योरी आप क्या लिखेंगे? आप यही लिखेंगे कि माना कोई एक चालक तार AB है, यहाँ पे A मान लेते हैं इसको, और यहाँ पे C मान सकते हैं। माना कोई एक चालक तार AC है, जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तथा उसका क्षेत्रफल या काट का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A है। इतनी सी बात आपको लिख देना है। माना L लंबाई का कोई एक तार है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता L है, और उसका जो गोलाई को मैंने क्या बताया था? काट का क्षेत्रफल है। ये क्या है? अपना क्षेत्रफल है, एरिया है, उसका क्षेत्रफल क्या है? A है। बस इतनी सी बात को आपको लिख देना है, और आपको E V ये हो जाएगा। तो E और V और L में संबंध लिखना है, तो E बराबर V अपान L। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमें कहे में अनुगमन वेग के आधार पर सिद्ध करना है, तो मैंने अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के
संबंध में आपको ये डेरिवेशन प्रूव करवाया था। ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, क्या है, ई है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जहाँ पर हम लोग आई वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ जहाँ पे वैद्युत आवेश उत्पन्न होगा तो वहाँ पर बल जरूर लगेगा। क्यों लगेगा, इसका कारण है ये फार्मूले का रिलेशन। इस फार्मूले का रिलेशन ये बताता है कि जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वहाँ पर कुछ ना कुछ आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और जहाँ पर कुछ ना कुछ आवेश होगा वहाँ पर बल जरूर कार्य करने लगेगा। तो यहाँ पर F बराबर क्यू। अब सपोज करिए यहाँ पर हम इसे निकाल लें एक इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो ये Q जो है E के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस जो डेरिवेशन है इस डेरिवेशन को आपको एक दो बार दोहराना जरूर होगा, तभी ये आपके समझ में आने वाला है, ठीक है। आपने बहुत फेमस फार्मूला पढ़ा होगा, एक F बराबर एम ए, क्या पढ़ा होगा, F बराबर एम ए। तो इस फार्मूले को आपको नोट डाउन कर लेना है। अब दोस्तों सपोज करिए ये F बराबर एम ए है, और इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तब देखिए इस साइड में एफ एफ है, तो जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स का एक रूल है, वो ये कहता है कि अगर किसी भी बराबर समीकरण के एक लेफ्ट हैंड वाला पद बराबर होगा तो राइट हैंड वाला पद आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं एम ए बराबर ई इंटू में कैपिटल ई। तो ए का मान अगर हम इसे यहाँ से निकाल लेते हैं तो ई अपान एम हो जाता है। इसे मानेंगे हम क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर, कुछ भी मान सकते हैं आप, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, ठीक है। ये मैंने क्यों माना, क्योंकि ये मान आपको लास्ट में रखना पड़ेगा। इतना करने के बाद दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपको प्रूव करना था अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो ये अनुगमन वेग शब्द देखकर आप समझ जाएंगे कि हमने अनुगमन वेग में अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में एक संबंध पढ़ा था जो होता है आई बराबर एन ई ए वी डी। इसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, इतना पढ़ने के बाद हम जानते हैं कि एफ बराबर एक फार्मूला होता है क्यू ई, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम निकालेंगे तो ई इंटू ई हो जाएगा। और आपने एक बहुत ही फेमस फार्मूला पढ़ा होगा न्यूटन का सेकेंड लॉ, जिसे आप एफ बराबर एम ए के नाम से जानते हैं। तो इनको दोनों को आपस में बराबर करके हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर दोस्तों हम आएंगे गति के समीकरण में। गति के समीकरण से, गति का दोस्तों कौन सा समीकरण होगा, वो गति का प्रथम समीकरण होगा। आप जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि गति का प्रथम समीकरण क्या होता है इसी लाइव क्लास में। हाँ दोस्तों, आप जल्दी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि गति का प्रथम समीकरण क्या होता है। आप इस समय 10 लोग लाइव हैं। मैं आई होप आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो कल की डेट में 20 लोग लाइव होंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में 10 लोग लाइव हैं। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास छात्र नहीं है। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो छात्र हमारे पास ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो गति का प्रथम समीकरण आप सभी को पता है कि होता है v बराबर यू प्लस ए टी। वी बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, ठीक है, u प्लस ए टी। तो कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया, 2 लोगों ने, जैसे कि सौरभ गुप्ता और रजनीश। तो यहाँ पे 2 लोगों ने बताया भी है। आप सभी लोग जान लीजिए कि गति का जो प्रथम समीकरण होता है क्लास 11 में आप पढ़ आए होंगे, वी बराबर यू प्लस ए टी। अब सपोज करिए हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कोई काउंटिंग नहीं है कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तब हमारी वैद्युत धारा कितनी स्पीड में है, हमें कोई गिनती तो है नहीं। मान लेते हैं एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो सपोज करो हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए दोस्तों निकालेंगे तो हो क्या जाएगा, इसे मान लेते हैं v1 और इसे मान लेते हैं u1 और इसे मान लेते हैं at1, ठीक है। और इसके बाद मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकालें, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये हो जाएगा v2 बराबर u2 प्लस at2। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कोई गिनती, कोई काउंटिंग तो है नहीं, तो हम n इलेक्ट्रॉनों के लिए निकाल लेते हैं। क्योंकि हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है, हमें कोई गिनती नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे निकाल लेंगे n इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो n इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, vn बराबर un प्लस atn, ठीक है, ये हो जाएगा। अब दोस्तों इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप जानते होंगे एक फार्मूला, बहुत ही फेमस फार्मूला, जो कि आपने सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, औसत वेग।
क्या पता रखा होगा दोस्तों, औसत वेग। औसत वेग आपका क्या होता है, वीडी। औसत वेग, औसत वेग बराबर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये एक फेमस फार्मूला है जिसे आपने हाई स्कूल में बहुत पढ़ा होगा, बारंबारता मैथ्स में। औसत वेग इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ से हमें देखिए इनका ये हमारे पद हैं और इनकी संख्या कितनी है, ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पद हैं और इनकी संख्या कितनी है, n इलेक्ट्रॉन है, हमें कोई संख्या ज्ञात नहीं है। और हमने पद कितने निकाले, एक पद, दो पद, हम तीन पद तक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने दो ही पद लिया है। तो यहाँ पे करेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट, कितने हैं हमारे पास, Vn। अब पदों का योग हो गया, पदों, ये पद थे हमारे पास, इन पदों का हमने योग कर दिया, बट पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या है, n है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने n लिख लिया। अब इनकी वैल्यूज क्या है, V1 V2 की, ये हमें यहाँ पे लिख लेना है। तो आई होप आपको दिख रहा होगा। V1 की वैल्यू है हमारे पास A1 U1 प्लस AT1, ठीक है। इसके बाद प्लस V2 की वैल्यू है U2 प्लस AT2, ठीक है। डॉट 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 कर देते हैं, V3 की नहीं लिखते हैं हम, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने लिखा है तो यहाँ पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखना चाहे तो प्लस लगा के डॉट 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 यहाँ पे लिख सकते हैं UN प्लस ATN। इसका मीन्स ये हो गया दोस्तों कि ये n पदों तक का दिखाने लगा इससे, VN से, ठीक है। डॉट 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 मतलब इसमें बीच में है, तो ये हो गया n। अब देखिए दोस्तों, ये एक सीरीज है, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में भी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, और ये जो आपकी सीरीज होती हैं, इनको तो इस सीरीज में आपको क्या किया जाता है, सीरीजों को कभी कभी अलग करना पड़ता है। तो देखिए ये सीरीज बन रही है U1 U2 डॉट डॉट U3 U4 होंगे, UN तक है क्योंकि n पदों तक, तो 1 2 3 4 तक होंगे। और एक ये सीरीज बन रही है AT1 AT2 83 डॉट डॉट ATN तक। तो हम इन सीरीजों को दोस्तों अलग करेंगे, क्या करेंगे, अलग करेंगे। जैसे ही अलग करेंगे तो हो क्या जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 अगर करना चाहें तो डॉट 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 UN, ठीक है। इसके बाद हम एक सीरीज को अलग कर लेते हैं और प्लस का साइन लगाते हैं, और देखिए एक सीरीज हमें और अलग कर लिए, AT1 AT2 AT3 ATN। तो हमें पूरे से क्या कॉमन दिख रहा है, एक कॉमन दिख रहा है। तो अगर हम डायरेक्ट कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 और डॉट 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 TN, ठीक है। अब देखिए इनमें से हम पदों की संख्या क्या है, इसमें n है और इसमें भी n है, हम पदों की संख्या अलग अलग कर लेते हैं। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, इस बात को आप गौर से समझेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट UN अपान n, ये एक फार्मूला होता है, इसका मान शून्य होता है। अब इसका मान शून्य क्यों होता है, अगर मैं इसको प्रूव करने लग जाऊंगा तो इसी में 30 मिनट बीत जाएंगे, और आप बाद में कमेंट, आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि ये जीरो कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, समझिएगा गौर से, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा शून्य, ठीक, प्लस ए। अब ये T1 T2 T3 को यहीं पे लिखेंगे और चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह कम बची है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया शून्य और ये हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3, VD इक्वल टू चल रहा था, औसत वेग को हम VD से प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, VD से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, इसे हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, VD से। तो VD इक्वल टू यहाँ पे हमारा U1 U2 का मान क्या हो गया था, शून्य हो गया था। अब A इंटू T1 T2 T3 डॉट डॉट TN अपान n, इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों T1 T2 T3 डॉट डॉट TN तक, वो होती है टाउ। तो ये पूरा फाइनली क्या हो जाएगा, A टाउ, क्या हो जाएगा दोस्तों, A टाउ। अब इस VD का मान हमने पहले, मैंने आपको बताया था, एक फाइनली मान लिखा था I बराबर NEA VD। अगर हम लोग यहाँ से VD की वैल्यू निकालें तो VD की वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा I अपान NEA, क्या हो जाएगा, I अपान NEA। फाइनली इस VD का वैल्यू हम यहाँ से रखवा देंगे, यहाँ पे आप लिख लेंगे समीकरण ए से VD का मान रखने पर, VD का मान रखने पर, ठीक है। अब इसका दोस्तों क्या करना है आपको, ये वाला जो VD का मान मैंने पहले ही आपको बताया था, उसे यहाँ पे लिख लेना है I बराबर NEA, ठीक है, अपान A टाउ। A की वैल्यू भी आपने पीछे निकाली हुई थी और वहाँ पे निकाला था आपने QE अपान में A, क्या निकाला था, QE अपान में M, ठीक है, वहाँ पे पीछे आपने निकाल लिया था। और दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा E बराबर, मैंने एक फार्मूला बताया था V अपान L, E बराबर क्या बताया था, V अपान में L। तो इस E बराबर V अपान L को लिखेंगे तो I बराबर NEA
क्यू ई के स्थान पर हमें रखना है वी अपान एल, तो ये हो जाएगा क्यू वी अपान में एम एल, ये हो जाएगा दोस्तों। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं कि जो ओम का नियम होता है आई प्रोपोर्शनल वी, क्या होता है आई प्रोपोर्शनल वी, ये हमें प्रूव करके लाना है, ठीक है। तो हम इसे उधर ले जाएंगे, आई को इधर ही रखेंगे, तो आई प्रोपोर्शनल वी और ये हो जाएगा क्यू एन ई ए अपान में एम एल, ये हो जाएगा, ये इक्वल का साइन लगा हुआ है एम एल, ठीक है। तो ये जो होते हैं दोस्तों ये पूरे कांस्टेंट होते हैं, तो यहीं से प्रूव हो जाता है आई प्रोपोर्शनल वी, ठीक है। ये आपके सामने प्रूव हो जाता है। और जब हम लोग इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ से आर ले आते हैं, तो आई बराबर वी बराबर आपके पास हो जाता है आई इंटू में आर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपसे कर देता हूँ v बराबर आई इंटू में आर, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे v बराबर आई आर कैसा होता है, या फिर आप याद कर सकते हैं r बराबर एक फार्मूला होता है क्यू एन ई ए अपान एम एल, लेकिन इस फार्मूले का कहीं यूज नहीं है, ये पूरे कांस्टेंट वैल्यू होती है, यहाँ से कांस्टेंट हो जाता है और फार्मूला प्रूव हो जाता है। देखिए आपके समझ में आया हो या ना आया हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, इस पे मैंने क्या लिखा था, क्वेश्चन अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो अनुगमन वेग के आधार पर हमें ओम के नियम का सत्यापन करना है, तो सर्वप्रथम हम एक चालक तार लेते हैं, उस चालक तार कुछ ना कुछ लंबाई का होगा और उसकी जो गोलाई होती है दोस्तों उसको हम काट का क्षेत्रफल ए बोलते हैं। अब जब दोस्तों एल और ए में संबंध आ गया तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, आप करंट ले जाते हैं, वहाँ पर वैद्युत विभव जरूर होता है, तो वहाँ पर वैद्युत विभव हो गया। ई बराबर आप रिलेशन जानते हैं वी अपान एल। और अनुगमन वेग से मैंने आपको बताया था कि अनुगमन वेग जो होता है वो अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच में संबंध ये होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आवेशित होंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आवेशित होंगे। अब ये प्लस ऋणात्मक आवेश है इनमें या धनात्मक आवेश है, इससे हमसे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ आवेश होगा, तो इसीलिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, ई, तो एफ इक्वल टू क्यू ई। अब आपने बहुत ही फेमस फार्मूला पढ़ा होगा एफ बराबर एम एल, ठीक है, एफ बराबर एम ए। तो यहाँ पर एफ बराबर एम ए से हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर इसमें कुछ नहीं करना, गति के प्रथम समीकरण से एक दो इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, और औसत वेग बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ से हम पदों का योग करेंगे, तो पदों का पद हमारे ये है, तो इनका योग और बटे पदों की संख्या कितनी है, एन। अब यहाँ पे एक सीरीज बन जाती है, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें मैंने सीरीज को अलग अलग किया, और इसका फार्मूला होता है शून्य, और T1 T2 T3 का मान होता है टाउ, ठीक है, ए टाउ रख दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैंने आपको डेफिनेशन लिखने के लिए बोला था, वो डेफिनेशन आप लिख लेंगे। आई होप इसमें आप लिखेंगे, माना कोई एक चालक तार है जिसकी लंबाई एल तथा काट का क्षेत्रफल ई और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, बस इतनी सी बात आपको लिख देनी है और ये डेरिवेशन कर देना है, ठीक है, ए टाउ। अब इसके बाद दोस्तों ए का मान ये वाला मैंने उठा के रखा है वहाँ पे, और इसके बाद आई का मान यहाँ से वी डी की जो वैल्यू हुई है, यहाँ पे जो वी डी इक्वल टू चल रहा है रख देना है और मैनेज कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपके समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को मैंने बहुत कम समय में आपको पढ़ा दिया, नहीं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ाने में ओनली 20 मिनट या 25 मिनट, आधा घंटा आराम से लग जाता है। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, आप सर्च कर लीजिएगा। ये सबसे छोटी वीडियो मैंने बहुत जल्दी आपको समझाने की कोशिश की, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।